स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने देखा था किसके बारे में, चाल के बारे में, वेग के बारे में और त्वरण के बारे में। लेकिन वहाँ हमने जो त्वरण देखा था वो नियत था, कांस्टेंट था। हर बार ऋण 2/3 ही त्वरण आया था या धन 2/3 ही त्वरण आया था। इसका मतलब है कि उस केस में जो हम पढ़े हैं उसमें त्वरण जो है नियत था, कांस्टेंट था। ठीक है, त्वरण जो है नियत था, कांस्टेंट था, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में पढ़े थे कि एक धनात्मक त्वरण है और एक ऋणात्मक त्वरण है जिसे मंदन भी कहा जाता है। क्या होगा अगर त्वरण नियत ना हो? तो असमान त्वरण और समान त्वरण में क्या अंतर है? देखिए, पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कोई वस्तु शून्य से चालू हुआ, कुछ देर बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया और कुछ देर बाद उसका वेग 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यहाँ से यहाँ के समय अंतराल को भी 30 सेकंड लिए थे, यहाँ से समय अंतराल को भी हम 30 सेकंड ही लिए थे और देखे थे कि अगर ऐसे चले थे तो त्वरण जो है धनात्मक आया था, पॉजिटिव आया था, लेकिन नियत था। हर बार त्वरण आया था 2/3 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। जब हम ऐसे चले थे तब देखे थे कि त्वरण जो है ऋणात्मक आया था, जिसको हमने मंदन कहा था, निगेटिव आया था, लेकिन ये भी क्या था, नियत था। तो जब वेग समान समय में समान वृद्धि होता है तब उसको नियत त्वरण कहा जाता है। अब एक होता है असमान त्वरण। तो त्वरण को इस तरीके से दो भागों में और बांटा जा सकता है। त्वरण को दो भागों में और बांटा जा सकता है। एक तो है समान त्वरण या एक समान त्वरण और एक है असमान त्वरण। अब एक समान त्वरण भी दो प्रकार के, एक तो धनात्मक और एक तो ऋणात्मक, जिसे मंदन भी कहा जा सकता है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। असमान त्वरण का क्या मतलब है? देखिए, अगर कुछ इस तरीके से बना है कि हम इसी को 30 सेकंड ले लें और इसको फिर से हमने 30 सेकंड ले लिया। ठीक है, यहाँ u = 0 मान लेते हैं। यहाँ 30 सेकंड बाद v1 हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर v2 देख रहे हैं, ये हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड। तो इस भाग के लिए हम त्वरण देखें तो क्या लिखते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग 20 - 0 बटे समय 30। तो ये तो आ गया 2/3 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। इस भाग का त्वरण देखें तो अंतिम वेग है 60, प्रारंभिक वेग है 20 बटे समय 30, 40/30 यानी कि 4/3 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग त्वरण आ गया। इसको बोलते हैं असमान त्वरण। देखिए, पहले समान समय में समान मात्रा में वेग में वृद्धि हो रही थी। पहले 30 सेकंड में 20 का वृद्धि, फिर 30 सेकंड में फिर से 20 का वृद्धि, पहले 30 सेकंड में 20 का वृद्धि, फिर 30 सेकंड में 40 का वृद्धि। इसका मतलब जब समान समय में असमान वेग में परिवर्तन हो तब उसको असमान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ एक समान त्वरण था, समान समय में वेग में परिवर्तन समान रहेगा, और यहाँ क्या है? समान समय में वेग में परिवर्तन असमान होगा, तब उसे असमान त्वरण कहेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो ये पिछला टॉपिक में हमने
एक समान त्वरण और असमान त्वरण नहीं देखा था, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। यहाँ हम गतियों के ग्राफी प्रदर्शन के रूप में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गतियों का ग्राफीय प्रदर्शन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं स्थिति, समय, ग्राफ, इसी को दूरी, समय, ग्राफ, इसी को विस्थापन, समय, ग्राफ भी कहा जाता है। क्योंकि हम सीधी रेखा गति के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा किया गया है कि दूरी और विस्थापन में, है ना, जो दूरी है वही विस्थापन है, वही उसका स्थिति है, इसलिए इसको तीनों नाम से जाना जाता है, स्थिति समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ। ग्राफ में वाई एक्सिस में हम स्थिति, दूरी या विस्थापन को रखेंगे और एक्स एक्सिस में हम समय को रखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम दूरी, विस्थापन, समय, जिसको डी से दिखाए थे, ठीक है, आप दूरी बोल लो, विस्थापन बोल लो या स्थिति बोल लो, और यहां रखे हम टी, है ना, समय को। एक्स एक्सिस में रखें। पहला केस हम बना रहे हैं जब वस्तु कैसे अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में है, इसका क्या मतलब है कि वस्तु का वेग शून्य है, वस्तु का त्वरण भी शून्य है, वेग भी शून्य है, त्वरण भी शून्य है। स्थिर अवस्था में है मतलब वस्तु अपना जगह ही परिवर्तन नहीं कर रहा है, और जब स्थिर अवस्था में है तो उसमें किसी प्रकार का गति नहीं है, तो वेग भी शून्य। अगर वेग शून्य है तो त्वरण कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि वेग के परिवर्तन के दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार से है, तो क्या हो जाएगा कि वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो समय तो बदलते जाएगा लेकिन वस्तु वही रहेगा, अपना स्थिति या दूरी परिवर्तन नहीं करेगा। तो देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये 1 आवर है, 1 घंटे है, ये 2 घंटे है, ये 3 घंटे है। पहले 1 घंटा हम देखें तो दूरी इतने मात्रा में है, इसमें दूरी बनाए हैं, ठीक है। सपोज दूरी इस जगह में लिए हैं तो इसको हम लिख देते हैं कि ये 2 मीटर है, इस जगह पर 2 मीटर है। पहले 1 घंटा हम देखे 2 ही मीटर है, दूसरे 1 घंटा हम देख रहे हैं 2 ही मीटर है, तीसरे 1 घंटा हम देख रहे हैं 2 ही मीटर है। तो समय तो बदलते जा रहा है लेकिन दूरी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तब हम समझ जाएंगे कि वस्तु स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था का मतलब उसका वेग भी शून्य है, उसका त्वरण भी शून्य है। अब मान लिया जाए कि, मान लेते हैं कि कैमरे मुझसे 2 मीटर की दूरी पर है और कैमरा स्थिर अवस्था में है, मैं देख रहा हूँ, तो समय बदलते जाएगा लेकिन कैमरा और मेरे बीच की दूरी जो 2 मीटर है वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो आप एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के समांतर कोई भी लाइन खींचेंगे सब वस्तु स्थिर अवस्था को दिखाता है। यहाँ खींचते तो मान लेते हैं कि वस्तु की दूरी 4 मीटर है, वो लगातार 4 मीटर ही बना रह जाएगा। यहाँ खींचते तो 1 मीटर है, लगातार 1 मीटर ही बना रह जाएगा। यहाँ खींचते तो 0 मीटर की दूरी पर है, आप उस पर बैठे हुए हैं, उसको टच किए हुए हैं, तो वो भी वैसा ही बना रह जाएगा। तो समय में परिवर्तन हो रहा है, दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये तभी संभव है जब वस्तु कैसा है, स्थिर अवस्था में हो। चलिए
दूसरा ग्राफ देखते हैं। ध्यान रखिए, आप इस अक्ष के समांतर कोई भी लाइन खींचेंगे सारे के सारे स्थिर को दिखाएगा। दूसरा केस, हम ये x है, ये y है, यहाँ दिखाएं हम समय को, यहाँ दिखाएं हम दूरी या विस्थापन को, इस तरीके से। दूसरा केस है हमारा, वस्तु जो है वो एक समान गति कर रहा है। एक समान गति मतलब वेग नियत है और नियत वेग पर त्वरण शून्य होता है। ठीक है, हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि अगर वेग नियत है, गाड़ी एक ही वेग से चल रहा है, वेग में चेंज नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, त्वरण शून्य होगा। एक समान गति मतलब वेग नियत है, एक ही वेग से चल रहा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब कोई गाड़ी जो है या वस्तु जो है एक समान वेग से चल रहा है, मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा है, तो एक घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा, तो अगले घंटे में भी 40 चलेगा। जब उसका वेग नहीं बदल रहा है तो समान समय में समान दूरी तय करता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं कि एक समान गति का मतलब ही यही हुआ कि समान समय में समान दूरी तय करेगा। कभी कभी आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कि एक समान गति और असमान गति का क्या मतलब है। तो अगर वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, पहले एक घंटे में जितना चला अगले एक घंटे में भी उतना चले, अगले एक घंटे में भी उतना चले, तब उसको कहेंगे कि यह एक समान गति है या वेग नियत है। असमान गति का मतलब है समान समय अंतराल में असमान गति तय करेगा, असमान दूरी तय करेगा। पहले एक घंटे में कुछ और दूरी तय किया, दूसरे एक घंटे में कुछ और दूरी तय किया, तीसरे एक घंटे में कुछ और दूरी तय किया, तब उसको कहेंगे कि जो इसका गति है वो असमान है। ठीक है, तो आप सीधी रेखा बना दीजिए। कैसे बना दीजिए, सीधी रेखा। जरूरी नहीं है कि सीधी रेखा आप ऐसे बनाएं, आप यहां से चालू करेंगे तो भी चलेगा, यहां से चालू करेंगे तो भी चलेगा, यहां से चालू करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको मान लेते हैं 1 घंटा है, इसको मान लेते हैं 2 घंटा है, इसको मान लेते हैं 3 घंटा है। पहले एक घंटे में इसने d1 दूरी चला है, दूसरे एक घंटे का देखते हैं। दूसरे एक घंटे में इसने d2 दूरी चला है। तीसरे एक घंटे का भी बनाते हैं तो यहाँ से स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि d1 बराबर d2 है। इसका मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी चला है, तब कहेंगे कि वस्तु एक समान गति कर रहा है या वेग नियत है और नियत वेग पर त्वरण क्या है, शून्य है। तब इसको कहेंगे एक समान गति का ग्राफ है। आप ऐसे अगर बनाते तो भी सही था, आप इसी ग्राफ को इस तरीके से बनाते। ये क्या कहना चाह रहा है, जब वस्तु प्रारंभ हुआ तो 0 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्या वस्तु प्रारंभ हुआ तो ऐसे जगह से प्रारंभ हुआ जहां आपके पास से, आपके और ऑब्जर्वर जो आप अवलोकन कर रहे हैं उससे 0 दूरी से चालू हुआ है। अब मान ले जाए कि मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ, जो मुझसे 4 मीटर की दूरी पर है, तो वो 4 मीटर से ही प्रारंभ होगा ना। तब ये बताता है कि जब वस्तु प्रारंभ हुआ तो उससे जो देख रहा है उससे दूरी पहले से इतनी थी, मान ले जाइए 4 मीटर है। तो ऐसे भी बनाएंगे तो भी सही है, ऐसे भी बनाएंगे तो भी सही है, ऐसे भी बनाएंगे तो भी सही है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं जब आपका इसका क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा तो इनके कॉम्बिनेशन से इन सब को मिला के भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अगला देखते हैं। अब त्वरण हो जाए,
मतलब ये तो था कि वस्तु स्थिर अवस्था में है, वेग शून्य है, वस्तु एक समान गति कर रहा है, वेग नियत है, त्वरण शून्य है। अब यहां लिख रहे हैं हम समय, यहां लिख रहे हैं दूरी, और ये केस है त्वरण जो है नियत है और धनात्मक है, नियत है और धनात्मक है। त्वरण नियत है, हम त्वरण नियत का क्या मतलब है ये पढ़ चुके हैं कि समान समय में समान वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण को नियत कहेंगे। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक है, वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक है। अगर आप एकदम 9th के हिसाब से ही देखना चाहते हैं कि सर आगे मुझे नहीं जानना है, तो दोनों में से कोई एक ग्राफ, आप इसके अलावा कुछ भी बना देंगे, इनका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है क्या? वो एक समान गति या असमान गति का पूछेगा तो एक समान गति में सीधी रेखा बना देना, उसके अलावा जो मन करे ग्राफ बना देना, वो सब असमान गति का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये दोनों केस आपको बता दे रहा हूं, और इससे ज़्यादा डिटेल भी बनाऊंगा, आपको लगेगा तो यहाँ पर आप रुक जाना और आगे का ग्राफ का स्टडी अध्ययन मत करना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर मैं इसको पचा पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इससे आगे भी समझ पा रहा हूँ, तब इसमें ये लगेगा, रुक जाइए यहाँ, मैं उसको तरीका बता दूंगा कि इन दोनों ग्राफ को नहीं पढ़ना है तो, और इनसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो अब त्वरण है, त्वरण धनात्मक है, मतलब वेग में वृद्धि हो रही है। पहले वेग 20 था, फिर 40 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 100 हुआ, इस तरीके से वेग बढ़ रहा है। तो पहले 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगा, बाद के 1 घंटा में उससे ज़्यादा दूरी तय करेगा, उसके बाद के 1 घंटा में उससे ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि वेग लगातार बढ़ रहा है। तो पहले शुरुआती दौर में वेग कम था, बाद के दौर में वेग ज़्यादा है, तो शुरुआती 1 घंटे में कम दूरी तय करेगा, उसके बाद 1 घंटे में ज़्यादा दूरी तय करेगा, उसके बाद 1 घंटे में ज़्यादा दूरी तय करेगा। इस तरीके से ग्राफ बनाना है। तो आप इसको ऐसे बनाते हैं अगर, तो बिल्कुल वैसा ही आएगा। देखिए मान लेते हैं कि ये 1 घंटा है और ये 2 घंटा है। पहले 1 घंटे में देख रहे हैं, पहले 1 घंटे में इतना दूरी तय किया है। अब दूसरे 1 घंटा में देख रहे हैं, दूसरे 1 घंटा में देख रहे हैं तो इतना दूरी तय किया है। देख के स्पष्ट पता चलता है कि दूसरे 1 घंटा में ज़्यादा दूरी तय किया है और पहले 1 घंटे में कम दूरी तय किया है। इसका मतलब ये तय है कि पहले 1 घंटा में वेग कम रहा होगा और अगले 1 घंटा में वेग बढ़ गया, उसके 1 घंटे आगे और करते तो और ज़्यादा आता, मतलब वेग और ज़्यादा बढ़ रहा है। तब कहेंगे कि त्वरण जो है नियत है और धनात्मक है। धनात्मक है मतलब वेग बढ़ रहा है, त्वरण धनात्मक का मतलब वेग बढ़ रहा है, तब धनात्मक है। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखते हैं कि त्वरण, ये हो गया समय और ये हो गया दूरी। अब देख रहे हैं कि त्वरण जो है नियत तो है लेकिन धनात्मक ना होके ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो यहां से ये पता चल रहा है कि वेग घट रहा है। वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। वेग घट रहा है तो शुरुआती दौर में वेग ज्यादा रहा होगा, अब बाद के दौर में वेग कम हो गया, तो पहले 1 घंटे में ज्यादा दूरी तय करेगा और बाद के 1 घंटा में कम दूरी तय करेगा, क्योंकि शुरुआती में वेग ज्यादा है, बाद में वेग कम है क्योंकि वेग घट रहा है। तो इसी ग्राफ को पलट के बना दीजिए इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये 1 घंटा है, मान लेते हैं ये 2 घंटे हैं। पहले 1 घंटा में अगर हम देखें तो इसने इतना दूरी तय किया है पहले 1 घंटा में। अब दूसरे 1 घंटा में देखें, दूसरे 1 घंटा में देखें तो ये इसने इतना दूरी तय किया है। तो आपको पता चल रहा है कि पहले 1 घंटा में ज़्यादा दूरी तय किया है और दूसरे 1 घंटा में कम दूरी तय किया है। इसका मतलब ये तय है कि बाद के दौर में वेग कम हुआ है। कम हुआ है मतलब वेग घट रहा है। इन दोनों केस में त्वरण नहीं है।
इन दोनों केस में त्वरण है, ठीक है। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से त्वरित गति कहेंगे, इन दोनों को सम्मिलित रूप से त्वरित गति कहेंगे, जिसमें त्वरण आ रहा है, एक बार धनात्मक आ रहा है, एक बार ऋणात्मक आ रहा है। इन दोनों केस में हम देखें तो दोनों में त्वरण शून्य है, तो इसको क्या कहेंगे, अत्वरित गति कहेंगे, अत्वरित गति कहेंगे। तो ये है आपका पूर्ण स्थिति समय, दूरी समय या विस्थापन समय का ग्राफ, जिनमें से आपको अगर बाद का 2 दौर कठिन लगा तो आप में क्या क्या ग्राफ पूछा जा सकता है। पहला ग्राफ आपको ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु स्थिर अवस्था में है तब क्या होगा। दूसरा ध्यान रखना चाहिए कि एक समान गति कर रहा है या वेग नियत है तब क्या होगा, क्योंकि इसी के मदद से बाद में हम और भी सवाल करने वाले हैं। अब बोले आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, वो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा ग्राफ बनाइए जिसमें स्थिर अवस्था में हो वस्तु, ये बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना ये दूरी समय का ग्राफ है, हम एक और ग्राफ पढ़ने वाले हैं जो वेग समय का ग्राफ होगा या चाल समय का ग्राफ होगा, वो अलग बनेगा। तो ध्यान रखना कि अगर बोला है कि स्थिति समय ग्राफ बनाइए या दूरी समय ग्राफ बनाइए, विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है कि अगर वस्तु स्थिर है तो ये ग्राफ बनाएंगे, एक समान गति है या वेग नियत बोला है ये ग्राफ बनाएंगे। अब बोला है कि असमान गति का ग्राफ बनाइए, तो आप इस ग्राफ को छोड़ के आपके मन में जो भी ग्राफ आ रहा है ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, इनमें से कोई एक बना दीजिए, क्योंकि इसमें त्वरण है मतलब गति एक समान नहीं है। तो आपको एग्जाम में यूजुअली 9th के बेस पर क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक समान वस्तु स्थिर है तब का ग्राफ बनाइए, एक समान गति का बनाइए, असमान गति का बनाइए। जैसे ही आपको बोलेगा असमान गति का बनाइए, इसके अलावा और इसके अलावा कुछ भी बना दीजिए, जो मन में आ रहा है। ऐसे दिमाग में आ रहा है ऐसे बना दीजिए, ऐसे दिमाग में आ रहा है ऐसे बना दीजिए, ऐसे दिमाग में आ रहा है, ऐसे दिमाग में आ रहा है, ऐसे दिमाग में आ रहा है, सब असमान गति हो जाएंगे, ठीक है क्या। तो ये पूरा डिटेल है आपका स्थिति समय या दूरी समय विस्थापन समय ग्राफ का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल में बता दे रहा हूं, आप ध्यान नहीं रखेंगे इसको तो भी चल जाएगा। देखिए अगर मैं ये ग्राफ देख रहा हूं, जितना मैं 4 ग्राफ बनाया हूं, तो फिर से आते हैं प्रवणता में। गणित में आप प्रवणता जरूर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अगला वीडियो मेरा बनेगा उसमें प्रवणता आपको बता दूंगा। किसी भी ग्राफ का प्रवणता या स्लोप का मतलब होता है m होता है या tan थीटा होता है, और यही y/x भी होता है। देखिए कैसे, ये ग्राफ है, इसने यहां से थीटा का कोण बनाया, तो उसी के tan थीटा को हम क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। आपको नहीं समझना है, सपोज ऐसा कि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक बारे में 9th क्लास में नहीं है, 10वीं क्लास में है, तो आपको ये समझ लेना है बस कि जितना ज़्यादा कोण बनाएगा उतना ज़्यादा प्रवणता होगा, ठीक है क्या। और यहाँ हम y/x देखें तो y में लिखे हैं हम, तो प्रवणता किसके बराबर हो गया, देखिए y में क्या लिखे हम, y में क्या लिखे हैं, y में दूरी है, y में दूरी है, और x में क्या है, समय है। तो प्रवणता किसके बराबर हो गया, दूरी बटे समय किसके बराबर होता है, वेग के बराबर, ठीक है क्या। तो क्या बोल सकता है कि दूरी समय विस्थापन समय ग्राफ का प्रवणता क्या प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखेंगे दूरी समय या विस्थापन समय या स्थिति समय ग्राफ का प्रवणता वेग प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, वेग प्रदर्शित करता है। अब देखिए उसी को थोड़ा घुमा के सवाल मैं बता रहा हूं आपको। प्रवणता किसका ज्यादा है कैसे जानेंगे, जो जितना ज्यादा कोण बना रहा है उसका उतना ज्यादा प्रवणता है, और जिसका ज्यादा प्रवणता होगा उसका वेग भी ज्यादा होगा। आपको क्वेश्चन में दे दिया है, एक सवाल में दे दिया है कि
बताओ हम दो वस्तुओं के लिए दूरी और समय में ग्राफ बनाए हैं, दूरी और समय में ग्राफ बनाए हैं। एक वस्तु ऐसा है, एक वस्तु ऐसा है। तो बताइए किसका वेग ज़्यादा है? तो जिसका प्रवणता ज़्यादा है उसका वेग ज़्यादा है। प्रवणता कैसे जानते हैं? जो क्षैतिज से जो ज़्यादा एंगल बनाएगा, ज़्यादा कोण बनाएगा, उसका प्रवणता ज़्यादा है। अब देखिए तो क्या कहेंगे, देखो ये θ2 है जो कि ज़्यादा है, ये θ1 है जो कि कम है। तो प्रवणता 2 का ज़्यादा है प्रवणता 1 से। तो प्रवणता क्या प्रदर्शित करता है? वेग। तो इसको देख के बताऊंगा कि वेग जो है वस्तु 2 का ज़्यादा है और वेग जो है वस्तु 1 से। तो हम बता सकते हैं कि दूसरे का वेग ज़्यादा है पहले से। दूसरा वाला ज़्यादा कोण बना रहा है, ज़्यादा कोण बना रहा है, प्रवणता ज़्यादा होगा, प्रवणता ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होगा, तो दूसरे का वेग ज़्यादा है पहले से। थोड़ा सा इसमें एक और स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ, हालांकि आपका एग्जाम नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बाद के दौर में जब आप कंपटीशन में आएंगे तो ये सब बहुत मदद करेगा। कभी ये सोच के मत पढ़िए कि हम 9th क्लास में हैं तो मात्र 9th के लेवल से पढ़ेंगे। थोड़ा आपको लेवल उठाना पड़ेगा क्योंकि कोरोना के वजह से आप काफ़ी पीछे चले गए हैं, ठीक है? तो थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप मान लिया जाए कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कठिन लग जाए, बाद में जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर बताएंगे कि सर ये वाला टॉपिक हमको काफ़ी कठिन लगा है, उस पर नया वीडियो बना के और सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। हमारे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप का लिंक और हमारा टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ आप जुड़ जाएंगे और हमसे अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि कौन सा सवाल है जो आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, या कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है जिस पर दोबारा वीडियो बनाने की आवश्यकता है। ज़रूरत पड़ेगी तो यूट्यूब में आपका लाइव क्लास लिया जाएगा जिसमें आप तुरंत अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसका कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये पूछ दिया कि इस तरीके से ग्राफ बना है, दूरी और ये है समय, अगर आप क्लास 10 में होते तो मैं आपको पूरा डिटेल में इसको बताता, लेकिन आप 9वीं में हैं तो इतना ही ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो ध्यान रखेंगे, दूरी समय ग्राफ ऐसे बनाए हैं जिसमें एक ही समय में दूरी भयंकर बढ़ गया है, समय नहीं बदला, उसी क्षण में भारी मात्रा में दूर निकल गया वस्तु, इस तरीके का ग्राफ है। ये वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन परीक्षा में संभव है। ऐसे ग्राफ देके आपको पूछ लेगा कि किस चीज का ग्राफ है, किस तरीके का गति कर रहा है वस्तु, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें आप सीधा कह देंगे कि वेग जो है अनंत है, वेग जो है अनंत है। एक ही क्षण में वस्तु इतना दूरी तय कर लिया, ये तभी संभव है जब वस्तु का वेग कैसा है, अनंत है, तब संभव है, ठीक है। अब ग्राफ से और भी सवाल आपको मैं तब बताऊंगा जब हम क्या करेंगे, आखिरी में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा के पूरा इस गति का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, उसमें आपको ग्राफ से संबंधित सवाल और बता दिया जाएगा। तो ये है आपका पूरा क्या, स्थिति समय या दूरी समय या विस्थापन समय ग्राफ। आपके लेवल में किसी भी कीमत पे इस लेवल से ऊपर का क्वेश्चन पूछना संभव नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो जो रहेगा उसमें केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ। ये पूरा किसका था कि दूरी समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ का वर्णन था इसमें। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वेग समय या फिर चाल समय का ग्राफ। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।